दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है रिजवान ने। आगे की कहानी रिजवान के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रिजवान है। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ। बात 2002 की है। मिक्टी की शादी थी तो हम सब उनके गांव गए हुए थे। हम लोग शहर में रहते हैं लेकिन मेरी खाला गांव में रहती है। मैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू, हम तीनों ही शादी से 5 दिन पहले खाला के घर चले गए थे। हम लोग जब वहाँ गए वह दिसंबर का महीना था और नॉर्थ इंडिया की ठंड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ऊपर से दिसंबर का महीना, तो रात में खाना खाने के बाद हम सब लोग बाहर आंगन में आग जलाकर बैठ जाते थे। गांव छोटा सा था, ज़्यादा घर नहीं थे, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। उस गांव के ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी सूरज छिपने के बाद यानी रात होने पर घर से बाहर नहीं निकलते थे। काफ़ी ज़्यादा मजबूरी होने पर ही वह बाहर निकलते थे, वह भी 3-4 लोग एक साथ। मुझे अच्छे से याद है, रात के करीब 11 बज रहे होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैं, मेरा भाई और गांव के 3-4 बड़े लोग आंगन में आग के पास बैठे थे। आग सेकते सेकते हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक ने कहा, यार, ऐसी अंधेरी और सर्द रात में भूत की कहानी सुनने का मज़ा ही कुछ और है। तो उनमें से एक ने कहा, रहने दो, बच्चे भी हैं, यह डर जाएंगे। तो हमने कहा, हम बच्चे थोड़े ही हैं, हम नहीं डरेंगे, आप कहानी सुनो। तो फिर एक आदमी ने हमसे पूछा, इस गांव की सच्चाई जानते हो कि क्यों आज भी लोग रात के समय गांव में बाहर जाने से डरते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि लुटेरों के कारण लोग अकेले नहीं जाते कि कहीं कोई लूट ना ले, लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि साथ लूटपाट हुई हो। जब भी कोई खबर मिली तो यही मिली कि जिस इंसान के साथ भी हादसा हुआ वह या तो मारा गया या उसका कभी कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसने बताया कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है। यहाँ पर एक औरत रहा करती थी। किसी को नहीं पता था कि वह औरत कहाँ से आई थी। जब वह यहाँ आई तो उसने यहाँ के लोगों से मदद मांगी, तो लोगों ने उसे रहने के लिए एक झोंपड़ी दे दी और उसे काम भी मिल गया। फिर ही समय बीता था कि रात में गांव के लोगों के जानवर मरने लगे, जिस कारण गांव के लोगों ने रात के समय अपने जानवरों को कमरों में बंद करना शुरू कर दिया। गांव में एक अजीब सा डर का माहौल पैदा हो गया था। रात के समय लोगों को किसी औरत का साया गांव में टहलता दिखाई देता। कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया था। उनका कहना था कि वह औरत का साया गुर्राते हुए खून मांगता है, मुझे खून चाहिए, मुझे खून दो। और फिर धीरे धीरे गांव के कुत्ते भी मारे जाने लगे। सुबह सड़क पर केवल कुछ हड्डियां और खून ही मिलता। और तभी उनकी बात काटते हुए मैंने पूछा, काका, चुड़ैल, डायन, प्रेत, क्या यह सब एक ही हैं? तो उन काका ने कहा, नहीं, यह सब एक नहीं है। आत्मा इंसान को तभी तंग करती है जब उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या फिर उसकी मौत ही बुरे तरीके से होती है, लेकिन बिना वजह लोगों को परेशान करती है। आत्मा को तो मुक्ति मिल सकती है, पर डायन को मारना आसान नहीं होता। बहुत बार वो मरने के बाद भी वापस आ जाती है। और फिर उन्होंने दोबारा कहानी शुरू की। उन्होंने बताया
यह बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था, कोई 7-8 साल का। तो मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी कि बेटा, सूरज ढलने से पहले ही घर आ जाया करो, बाहर रहना सही नहीं है। तो मैं भी जल्दी घर आ जाता था। सूरज ढलते ही गांव में एकदम सन्नाटा छा जाता था। उस समय सब लोग घर के बाहर दिया या लालटेन जलाकर रखते थे। उस लालटेन की रोशनी में मैं कई बार कोशिश करता कि वह डायन मुझे देखने को मिल जाए, पर जब भी मैं खिड़की के पास जाता तो मेरी माँ और मेरे पापा मुझको बहुत डांटते, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। और आज भी गांव के लोगों का मानना है कि वह डायन अभी भी जिंदा है, और इसीलिए लोग आज भी सूरज छुपने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। मैं यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर उस आदमी ने आगे कहना शुरू किया, अगर कोई आदमी रात में बाहर निकलता तो वह डायन उसे मार डालती, और इस मामले में गांव के लोगों का शक उसी औरत पर था जिसे उन्होंने गांव में रहने की जगह दी थी, क्योंकि उसके गांव में आने के बाद ही यह सब शुरू हुआ था। दिन के समय उसकी झोंपड़ी हमेशा बंद मिलती थी, और रात के समय उसकी झोंपड़ी की तरफ से काफ़ी डरावनी आवाज़ें आती थी, और कई बार उसकी झोंपड़ी के बाहर खून के छींटे और हड्डियां भी मिली। और जिस आदमी के पास वह काम करती थी, जब उससे पूछा गया तो उस आदमी ने बताया वह औरत केवल 3-4 दिन ही उसके यहाँ काम के लिए आई थी, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। इसके अलावा उसे कुछ नहीं मालूम कि वह कहाँ है। गांव के लोगों का शक अब यकीन में बदल गया था कि हो ना हो वही डायन है। गांव के लोगों ने उसे पहले बहुत ढूंढा, उसकी झोंपड़ी में भी देखा, पर वह कहीं नहीं मिली। तो गांव के लोगों ने प्लान बनाया कि वह रात के समय इकट्ठे होकर उसे पकड़ेंगे। जब रात हुई तो गांव के 30-40 लोग हाथों में डंडे लेकर उसे ढूंढने लगे। गांव के लोग उसे ढूंढ ही रहे थे कि वह अचानक से अंधेरे से निकली और सबसे पीछे चल रहे आदमी को एक झटके से उठाकर ले गई। यह देखकर गांव के लोग दहशत में आ गए। यह सब इतनी तेजी से हुआ था कि वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह उस आदमी को लेकर उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, जैसे वह आदमी कोई खिलौना हो। इसके बाद गांव के मुखिया ने सब लोगों को घर जाने को कहा, क्योंकि वह समझ चुके थे कि यह डायन इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगी। और फिर अगले दिन मुखिया जी गांव के पुजारी के पास गए और रात की सारी बात पुजारी जी को बताई। मुखिया जी की बात सुनकर पंडित जी ने 2 घंटे बाद आने को कहा, और जब मुखिया जी 2 घंटे बाद पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने मुखिया को एक धागा दिया और बोला, यह धागा अभिमंत्रित है। जिस किसी के यह धागा बंधा होगा, अगर चुड़ैल उसे छुएगी तो चुड़ैल को बहुत तेज लगेगा और वह कुछ देर के लिए अपनी शक्ति खो देगी। फिर मुखिया ने एक प्लान बनाया और फिर रात में एक गाय के बछड़े को गांव के बीचों बीच बांध दिया गया, और उस बछड़े के गले में वह अभिमंत्रित धागा बांध दिया। और फिर गांव के सभी लोग उस चुड़ैल की ताक में वहीं आसपास छिपकर बैठ गए। और फिर जैसे ही उस डायन ने उस बछड़े पर हमला किया तो ऐसे लगा जैसे उसे जोर का करंट लगा हो, और उसने जोर से चीख मारी
और वह वहीं गिर गई। और उसके गिरते ही आसपास छिपे गांव के लोग भागते हुए उसके पास आए और उसके ऊपर जाल डाल दिया, जिस कारण वह डायन फिर कहीं नहीं भाग पाई। और जब गांव के लोगों ने उसकी शक्ल देखी तो वह बहुत ज़्यादा भयानक थी। फिर उस आदमी ने कहा, मेरे पापा ने बताया था कि जब वह डायन चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी जैसे 10 आदमी एक साथ चिल्ला रहे हों। और फिर पंडित जी और गांव के मुखिया ने कहा कि इसे किसी पेड़ से बांधकर जला दो। और फिर गांव के लोगों ने वैसा ही किया और उस डायन को गांव से बाहर एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। पर जब वह डायन चल रही थी तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दुख नहीं था और वह हंसते हुए कह रही थी, तुम लोगों को एक डायन को मारना भी नहीं आता। मैं वापस आऊंगी और जब मैं आऊंगी तुम सब बहुत पछताओगे। और सुबह तक वह जलकर राख हो गई। सब गांव वालों को ऐसा लगा कि इस डायन से छुटकारा मिल गया। पर कुछ ही दिनों बाद जो चीज़ें पहले हो रही थी वही चीज़ें फिर से होनी शुरू हो गई। यानी कि गांव में जानवरों का मरना फिर से शुरू हो गया था। इस सब से गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ लोग तो गांव को छोड़कर ही चले गए। तो फिर पंडित जी बोले, मैं अपने गुरुजी को बुलाता हूँ, अब वही कुछ कर सकते हैं। और जब उनके गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने उसे जला तो दिया, पर जलाने से पहले उसकी चोटी काटना भूल गए। एक डायन को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कि उसकी चोटी ना काट दी जाए। यह सुनकर गांव के सब लोग हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने इस गांव को चारों ओर से अपने तंत्र मंत्र से बांध दिया और बोले, मैंने इस गांव को बांध दिया है। अब वह चुड़ैल इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती, पर रात में भी गांव से बाहर ना जाए जब तक कि मैं उस डायन को पूरी तरह से मार ना दूं। गांव के सभी लोगों ने यह बात मान ली। पर हुआ कुछ ऐसा कि इस गांव से जब पंडित जी अपने घर गए तो उसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। और फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता था कि हम बार बार उनके पास जाकर अपनी समस्या बताकर उन्हें तंग करें। इसीलिए गांव के सब लोगों ने इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया और सोचा जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। रिजवान बताते हैं कि यह सारी बात सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि काका ने जो कुछ भी बोला है वो सब मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है। और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी रात को बाहर जाने के बारे में सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, आपको रिजवान जी की यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम निखिल है और मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन आज से कुछ साल पहले मैं विरार में रहा करता था और तब मैं चाल में रहता था। उस चाल में काफ़ी लोग रहा करते थे। उनमें से एक आदमी रिक्शा चलाता था और एक दिन मुझे उसने अपने साथ घटी एक बहुत डरावनी घटना बताई। उस वक्त मेरी एज भी कम थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि रात में अगर मुझे टॉयलेट जाना होता तो मैं अपने मम्मी पापा को उठाता था। और वो कहानी आज भी मुझे अच्छे से याद है। हालांकि वह कहानी सुने मुझे 15-20 साल हो गए।
उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे बताया था कि रात के समय हम लोग एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर रहते हैं ताकि वहाँ से लंबी सवारी मिल सके, और जब लंबी सवारी मिलती है तो किराया भी अच्छा मिलता है, और इसलिए मैं भी नाइट ड्यूटी करता हूँ। एक बार मुझे लंबी सवारी मिली, पर वो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से इतना अंदर ले गया कि मुझे रास्ता भी याद नहीं रहा। और फिर जब मैंने उस पैसेंजर को छोड़ा और वापस घर के लिए आने लगा तो मैं रास्ता ही भूल गया, और पता नहीं मैं गलियों से होते हुए बाहर कहाँ निकला। उस जमाने में तो मोबाइल भी नहीं होते थे कि मैं मैप चालू कर अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाऊं। तभी रास्ते में मैंने देखा बिल्कुल सन्नाटा है, ना कोई जानवर था और ना कोई इंसान जिससे मैं रास्ता पूछ। मैं धीरे धीरे आगे चल ही रहा था कि तभी मैंने देखा, चलते चलते एक खूबसूरत औरत मेरे साथ रिक्शे की स्पीड से चलने लगी, और मेरी रिक्शा उस समय कम से कम 30-40 की स्पीड पर थी। आखिर इस स्पीड पर कौन सा आदमी चल सकेगा। और तभी उसने मेरी तरफ सर घुमाकर देखा, और उसका इस तरह से मेरी तरफ देखना मौत से कम नहीं था। मैं डर के मारे रिक्शा को पूरी रेस देने लगा, और फिर कुछ ही देर में मेरा रिक्शा 70 की स्पीड पर पहुंच गया। पर इस स्पीड पर भी उस औरत का चलना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत आराम से चल रही है। और फिर वह मुझे देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसने लगी, और जब वो हंसने लगी तो उसके बड़े बड़े नुकीले दांत जो उसके होंठों को चीरकर बाहर निकल रहे थे वो बेहद डरावने लग रहे थे। उनमें शायद खून लगा हुआ था, या फिर उस डायन ने अपने मुंह में खून भर रखा था। उस वक्त वह मंजर जो मैंने देखा वह बहुत ज़्यादा डरावना था। और फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि अगर इससे बचना है तो यह एक ही उपाय है। और जैसे ही मैंने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया, उस भागती हुई चुड़ैल ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, और मेरी रिक्शा के साथ भागते भागते वह एकदम से गायब हो गई। पता नहीं वह कहाँ गायब हो गई थी, पर मेरा पीछा उससे छूट चुका था। पर मैं इसके बाद भी हनुमान जी का नाम लेता रहा, लेकिन मुझे रास्ता भी ढूंढना था। इसलिए मैं बार बार रास्ते को देखता कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, यहाँ से कहाँ जाऊँ कि घर पहुँच जाऊँ। और इसी वजह से मैंने हनुमान जी का नाम लेना बंद कर दिया। मैं रिक्शा चला ही रहा था कि मैंने देखा वह चुड़ैल फिर से मेरे रिक्शे के साथ भागने लगी, और इससे पहले कि मैं दोबारा से हनुमान जी का नाम लेता उसने मुझे गले से पकड़ा और ऑटो से बाहर फेंक दिया। और इसी कारण मेरी ऑटो रिक्शा का बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो गया, और वह एकदम से मेरी छाती पर आकर बैठ गई। इस वजह से मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और फिर मैंने मन ही मन हन कर दिया, और तभी वह औरत ऊपर हवा में उड़ गई, और हवा में उड़ते उड़ते गायब हो गई। और फिर जब तक सुबह नहीं हो गई मैं हनुमान जी का नाम लेता रहा। और फिर सुबह होने पर मुझे 2-4 लोग दिखाई दिए, तो मैंने कहा मुझे घर तक छोड़ दो। वह अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरे रिक्शा के साथ मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। और दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर। यह कहानी हमें भेजी है फातिमा ने। आगे की कहानी फातिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मेरा नाम फातिमा और जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वह आज से 30-35 साल पुरानी है। जब मेरी उम्र 5-6 साल थी, मैं अपने मामा जी के साथ कहीं से आ रही थी। मेरे मामा जी बाइक चला रहे थे। रास्ते में तभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, जिससे हम दोनों को ठंड लगने लगी थी। मेरे मामा ने सोचा बारिश में भीग नहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बाइक को साइड में एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया ताकि हम बारिश से थोड़ा सा बच सकें। पर हवा काफ़ी तेज होने के कारण हम पेड़ के नीचे भी भीग रहे थे और आसपास भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हम बारिश से बच सकें। माहौल एकदम सुनसान था। मामा जी सोच रहे थे कि बारिश थोड़ा कम हो तो हम लोग घर के लिए निकलें, पर बारिश थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बारिश के साथ जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा मेरे आर पार जा रही हो। और तभी एक जीप हमारे सामने आकर रुकी। उस जीप में 3 लोग बैठे हुए थे जिन्होंने फौज के कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने ब्लैंकेट भी ओढ़ रखा था। फिर उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। मैं और मेरे मामा जी दोनों उनके पास गए तो वह बोले, इस बच्ची को काफ़ी ठंड लग रही है, इसे हम अपने साथ बैठा लेते हैं। आप अपनी बाइक पर पीछे पीछे आ जाइए। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और बारिश भी रुकती दिखाई नहीं दे रही थी, तो मामा जी ने मुझे उनके साथ जीप में बैठा दिया। जब मैं जीप में बैठी तो वह लोग मुझे काफ़ी अजीब से लगे। उन्होंने फौज की ड्रेस के ऊपर काफ़ी मोटी ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी और उसी ब्लैंकेट से उन्होंने अपना चेहरा भी ढक रखा था, जिससे उनका चेहरा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसी ब्लैंकेट से मुझे भी ढक दिया, जिससे मुझे अच्छा लगने लगा। फिर वह मुझसे बात करने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करती हो, आदि आदि। फिर उन्होंने मुझे कुछ चॉकलेट भी खाने को दी। वैसी चॉकलेट मैंने कभी दोबारा नहीं खाई। वह इतनी अच्छी चॉकलेट थी कि मैं बता नहीं सकती। इसके अलावा उन्हें हमारा घर भी मालूम नहीं था, पर फिर भी उन्होंने जीप हमारे घर के एकदम पास में रोके। बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था कि जीप के ड्राइवर ने जीप की स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी थी, तो पीछे बैठे अफसर ने कहा था कि गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाओ, वरना इसके मामा जी पीछे ही छूट जाएंगे। इस पर ड्राइवर ने जी सर कहा था। तो जब उन्होंने जीप को हमारे घर के पास रोका तो पीछे आ रहे मेरे मामा जी ने भी घर के पास बाइक लगाई और जीप के पास मुझे लेने आए। जब मैं उतरकर मामा जी के साथ घर जा रही थी तो जाते जाते मैंने सोचा कि पीछे उन्हें देखकर हाथ हिला देती, पर जब मैंने पीछे देखा तो पीछे जीप ही नहीं थी, जबकि उन्होंने मुझे उतारते वक्त जीप को बंद कर दिया था और उस सन्नाटे में जीप को चालू करने की आवाज़ तो आती, पर हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी और हमें दूर दूर तक एकदम साफ दिख रहा था। लेकिन पता नहीं वह जीप कहाँ गायब हो गई थी। मेरे मामा जी ने मुझसे कहा कि हमारे साथ आज जो कुछ भी हुआ है, इस बारे में मैं घर के किसी भी शख्स को कुछ ना बताऊं, और मैंने भी मामा जी की बात मानकर ठीक वैसा ही किया।
मैंने इस घटना के बारे में उस दिन घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।